2024 का चुनाव चल रहा है, 2 चरणों का मतदान हो गया, लेकिन नेताओं का जो है पार्टी बदलने का दौर अभी भी जारी है। लगातार आरजेडी की बात करें या जदयू की बात करें, तमाम दलों के जो नेता है अपनी अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने में जुटे हुए। अभी हमारे साथ जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। हालांकि ये भी परिचय को कोई मोहताज नहीं, आरजेडी में रहे, उसके बाद से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भी बहुत दिनों तक कार्यकर्ता के रूप में रहे, अभी भी पद पे थे। अजीत कुमार सिंह हमारे साथ हैं, जो एक तरीके से कहे कि जदयू की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ये जदयू का साथ यानी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए हैं। लेकिन कहा जा रहा है, एक तरीके से कहे तो एनडीए की तरफ से जो सबसे बड़ी बात कहा जा रहा है कि 400 पार और 40, तो आखिर में 400 पार का जो है और 40 का जो है आखिर में क्यों चले आए आप इधर छोड़ पार्टी से इस्तीफा दे दें? वहाँ तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, फिर आपका आने का इधर क्या एजेंडा है? 400 पार को लेकर करके मुझे लगता है कि इस देश का आम आदमी भी समझ रहा है कि संविधान के साथ बड़े स्तर पर छेड़छाड़ करने का या उसको बदलने की एक जो सोच और साजिश जो है, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है, तो ये 400 पार का जो नारा है अभी हम नहीं लगा रहे हैं। ये अब ये बंद कर दिए, ये जान गए हैं कि इनकी जो मंशा है आम लोगों ने पकड़ लिया है, तो अब ये दूसरी बातें कर रहे हैं। अब ये चुनाव का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं और खुलेआम जो है मंच से ही प्रधानमंत्री जो है इस विषय पर हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर समाज को बांट रहे हैं। और जिस सामाजिक पूंजी पे ये राष्ट्र खड़ा है, उसी सामाजिक पूंजी पर ये प्रहार कर रहे हैं। हमारा सामाजिक पूंजी क्या रहा? हमारा एकता, भाईचारा, हमारा एक लंबा जो है फ्रीडम स्ट्रगल रहा और हमारे बड़े नायक रहे, ये सब हमारे सामाजिक पूंजी हैं जिसके आधार पे हमारा ये राष्ट्र खड़ा है। और आप एकता और अखंडता का जो सामाजिक पूंजी है, आप उस पर जब प्रहार करेंगे तो देश कहाँ जाएगा? तो एक घुमा फिरा करके हम लोग की एक डर सिर्फ संविधान तक ही नहीं, ये देश को खंडित कर देंगे अगर इनको शक्ति दे देगी जनता। तो आखिर में क्यों लगने लगा आपको कि आरजेडी में रहे, फिर आरजेडी छोड़ करके जदयू में आए, तो अब आप क्यों लगने लगा, वो भी चुनावी दौर में? आपके भाई बक्सर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगने लगा कि वहाँ भी हमको मौका मिल सकता है, आरजेडी में जाएंगे? लेकिन वहाँ भी तो मौके की बहुत संख्या है, जदयू में क्यों छोड़ दिए? ऐसा क्या लगने लगा? ये बात सत्य है। पार्टियों में अवसर आपको मिल सकता है अगर आप लंबे समय तक राजनीतिक आप कार्य कर रहे हैं, तो अवसर का एक संभावना हरदम खुला रहता है। जब राष्ट्रीय जनता दल में था और जब पिताजी सांसद गए थे, तो उस समय विधानसभा का चुनाव वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता श्री अंबिका प्रसाद यादव जी लड़े थे और उपचुनाव भी लड़े थे और मेन चुनाव भी लड़े थे। और उस समय हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमको मौका मिले, हम लोगों ने उनके लिए दम लगाया, हो चुनाव लड़ाया और वो जीते भी। और उस समय सुधाकर भाई भाजपा से लड़ रहे थे, मेन हराने का काम किया पिताजी। जी बिल्कुल, और बहुत ताकत के साथ। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा कभी रहा नहीं कि हमको कौन सीट देगा या कौन नहीं देगा, वो समय की बात है, उसको देखा जाएगा। वो कोई बहुत बड़ा अभी हड़बड़ाहट उस विषय को लेकर के नहीं है। जदयू में आप रहते हुए भी कई सांसद जो आरजेडी के साथ जब जदयू का गठबंधन था, तो लगातार कई सांसद जो है कहा जा रहा था कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और अंत में सब लोग चले गए। कहा गया, ये भी कहा गया जदयू की तरफ से कि कई नेता ये चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जीत कर गए हैं और बीजेपी के साथ जीतेंगे आगे, इसलिए बीजेपी के साथ चले गए। क्या वाकई में ऐसा कुछ बात था? आप जदयू में रहे। अब आंतरिक मसला जो हो, सार्वजनिक तौर पे तो इसका डिस्कशन नहीं हुआ कि कौन किसके साथ चाह रहा था, नहीं चाह रहा था। अब मैं नहीं समझता कि ये फैसला किस तरीके से लिया गया, कौन लोग सलाहकार थे और कौन लोग सलाह दे रहे थे। लेकिन पब्लिक परसेप्शन में और पार्टी के निचली इकाई में मैसेजिंग क्या हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी धरी की धरी रह जाएगी जिस पार्टी के पास बूथ लेवल पर वर्कर नहीं रहेंगे, वो वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। जितना भी वो तिकड़म कर ले ऊपर, वो जब समाप्त होगी और कोलैप्स होगी तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी वो। और ये जदयू के साथ एक बड़ी संभावना इस राज्य में है। लगातार बीजेपी भी कहती रही, आरजेडी भी कहती रही कि समाप्त जदयू होगा। क्या ऐसा लगने लगा आपको? देखिए, मैं पार्टी का समाप्ति का मैं कामना नहीं कर रहा हूँ, कामना नहीं लगा मैं। हाँ, ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी दल अगर इस तरह का फैसला बार बार लेगी तो निश्चित तौर पे जो भी दल के कार्यकर्ता अगर डिमोरलाइज हो जाएंगे तो वो पार्टी समाप्त हो जाएगी। अमित शाह ने भी एक बयान दिया था कि क्षेत्रीय पार्टी जो है खत्म हो जाएंगी। क्या वाकई में बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी ही गेम कर रही है क्या जदयू के? ये तो कर ही रही है, बीजेपी हर जगह कर रही है। अभी मुकेश सहनी जी की पार्टी को तोड़ के अपने में मिला ली थी। वहाँ जाइए आप महाराष्ट्र में देखिए, दो पार्टियों को उसने तोड़ा। तो वो तो उसका तो एजेंडा है क्षेत्रीय पार्टियाँ को तोड़ना ही सिर्फ एजेंडा नहीं है, वो फेडरल स्ट्रक्चर। मैंने बोला फिर हमारा वो डेमोक्रेसी का जो है वो कैपिटल है फेडरल स्ट्रक्चर, और इस देश का है इनफैक्ट।
और उसके ऊपर भी हमला, क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर हमला, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला। क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो स्थानीय जो लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं उसके अनुरूप काम करती हैं। बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को दिल्ली तक नहीं जाना पड़ता है अपने काम के लिए और अपने विषयों के लिए। उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का एक बड़ी भूमिका होती है। उनका ख़त्म होने का मतलब कि उस राज्य के लोगों की जो इच्छा आकांक्षा है उसका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। तो वो अमित शाह जी का तो अपना एक एजेंडा है और वो एजेंडा जो है वो राष्ट्र को तोड़ने वाला। हालांकि वो कहेंगे वन नेशन और कुछ वन लैंग्वेज कुछ बोलेंगे, लेकिन उसके आड़ में और ख़तरनाक जो है रूप से उनके बाहर आता है चीज़ें। तो उसी के एजेंडा के तहत वो ये बात यहाँ भी कह रहे थे और कर भी रहे काम। चिराग पासवान जी को आगे कर करके और जदयू पार्टी को नीचे लाने का काम तो अमित शाह जी किए थे। आपके भाई बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार वो कृषि मंत्री थे, तब भी लगातार सरकार के खिलाफ बोलते थे, हटने के बाद भी बोलते रहे। क्या ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी में पहले रहे, अब आरजेडी में है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे, तो उसका फ़ायदा बक्सर में दिख रहा है और आपको भी लगा कि नहीं, मदद थोड़ा सा कर दिया जाए तो संसद पहुंच जाएंगे और हम भी पिछले दरबार, हो सकता है कि राजनीति आरजेडी में हो, हम जिता दे, कुछ मदद करे तो हमको भी दिया जाए स्थान, कुछ ऐसा कुछ लगा? राजनीति का इतना सरलीकरण नहीं किया जाता है और इतनी आसानी और इतने सरल तरीके से राजनीति नहीं होती है। रही बात मदद को लेकर करके, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वैचारिक स्तर पे धरातल पे जो भी कैंडिडेट मिलता है मैं उसकी मदद करता हूँ। तो उसमें अगर वो कोई अलग से नहीं है, जो 2020 में भी जब वो चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल से, तो मैंने मदद किया था। और अगर वैचारिक धरातल आज भी एक है तो मदद होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समीकरण बदल रहा है, लग रहा है। समीकरण किसका? मतलब जो आपने पार्टी छोड़ा है तो लग रहा है कि अब कुछ 2 चरणों के बाद आपने छोड़ा, तो कहीं ना कहीं आपको हवा का कुछ रुख लगा? नहीं, 2 चरणों पे छोड़ने के बाद तो मैंने एकदम बिल्कुल क्लियर किया कि फैसले तो तुरंत लिए नहीं जाते। हमने देखा कि लगातार इंतजार किया कि बिहार के मुद्दे पे अब कोई बात होगी। हुई थी ना, इसके पहले तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रखी हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था। इस बार कोई ऐसा किया है? आपको याद है? अगर आपको पता है तो बताइए। उन्होंने नहीं किया। जदयू की तरफ से कोई मांग पत्र नहीं है। 400 पार का बीच में अभी नारा दिया गया, वो तो सिर्फ सीट की मांग हो रही है ना, इसमें तो कहीं भी की तरफ से 400 पार का 2 तो चरणों के बाद 4000 पार, तो 4000 पार भी मांग कर रहे हैं। तो मांगने का क्या है, वो तो मांगते जा रहे हैं। 400 पार, 4000 पार। पता जदयू की तरफ से 2 चरणों के बाद से ये जो एनडीए का पूरा था, बीजेपी के अधिकतर लोग बोलते थे, लेकिन जदयू की तरफ से 2 चरणों के बाद से एक मैनिफेस्टो जारी किया गया, पूरा लगाया गया, पोस्टर लगाया गया जदयू कार्यालय में। जदयू कार्यालय में आज तक नहीं लगाता है। 2 चरणों के बाद 400 पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि जदयू ने कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। जदयू ने इस चुनाव में कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी किया है। लोजपा ने भी कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी किया। मतलब आप कल्पना कर लीजिए कि ये चुनाव किन मुद्दों पे हो रहे हैं। और जदयू 400 पार का एक बैनर लगाई है, लेकिन कई बार तो 4000 पार का भी बात कर रही है वो। तो उसका क्या है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो उसमें मतलब स्वाभाविक है, जब गठबंधन में है तो 4000 4 लाख पार करते रहेंगे। लेकिन वो एक अलग बात है, धरातल पे बात दूसरी है। लोग को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के लिए खतरनाक होती जा रही है। और लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भी बात मैं कर रहा हूँ। जो उनके कोर समर्थक रहे, जो वैचारिक स्तर पे, वो भी अब डरने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी से। अगला कदम क्या होगा? अभी तो बिहार में जो है हम लोग इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे और उसके बाद जब चुनाव खत्म होगा तो बैठेंगे। लेकिन एक बात जो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, बिहार के मुद्दे और विषय पे हम लोग लगातार लड़ेंगे। अभी तो नहीं, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। चुनाव सिर्फ मदद करने का इंडिया गठबंधन? हाँ, सबका करेंगे। जो जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ तक दोस्त हैं, साथी हैं, संपर्की हैं, सब पहुँचेंगे। उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि नहीं, आप लोग वोट दीजिए। तो आपने सुना किस तरीके से सुधाकर सिंह, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के भाई हैं अजीत कुमार सिंह, एक तरीके से कहे कि इनका भी राजनीतिक करियर आरजेडी से शुरुआत हुआ, जदयू में रहे, अब उन्हीं के कदम पे, अपने भाई के कदम पे कहे तो निकल पड़े हैं। लगातार वो भी बोलते रहते। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार के भविष्य की बात, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात हम हमेशा करते रहेंगे। हालांकि इन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा मेन है, जो मुद्दा है इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे जिताया जाए, उसको लेकर के हम धरातल पे लोगों से मदद मांगेंगे और लोग मदद भी दे रहे हैं। जहां तक होगा हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।